आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश अ वोट। इसमें क्या फिल करें हम, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हैज आएगा, हैव आएगा या कैन आएगा या फिर मस्ट आएगा। इसमें जो मतलब ब्लैंक है इसमें क्या फिल करेंगे हम, इसमें क्या फिल करें, आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, वोट, जो कि क्या है, नाउन है, जो कि क्या नाउन है। कैन यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, हम सभी लोग जानते हैं कि कैन जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। मस्ट भी क्या है, तो बोलेंगे सर मस्ट भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो ऑप्शन नंबर जो डी है नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। अब मेरे पास बच गया हैव और हैज़। अब इसको हम क्या लिखें, हैव लिखें या हैज़ लिखें, तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। अब हम यहाँ पे क्या माने, इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ईच जो होता है यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या, ईच, तो ईच जो होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी ग्रुप्स के इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, उन ग्रुप में से किसी सिंगल इंडिविजुअल को रिफर्स करना होता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर ईच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ईच जो है इसके साथ डायरेक्ट जो नाउन लिखते हैं, इसके बाद जो नाउन आता है, ठीक है, इसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं वो सिंगुलर होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसके बाद जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिविजुअली। अगर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे देखिए लिखा गया ईच मैन एंड ईच वुमेन, इंडिविजुअली ईच मैन एंड ईच वुमेन, यहाँ पे इसका मतलब सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एनिमल विच आर नॉक्टर्नल हैव अ शार्पर डैश एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। बोल रहा है कि कुछ जो एनिमल्स होती हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो एनिमल्स होती हैं और जो पक्षी होती हैं जो कि नाइट में एक्टिव रहते हैं, तो उनका जो विजन्स होती है, उनका जो देखने की क्षमता होती है रात में, वो दिन के अलावा ज़्यादा होती हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, विजन आएगा, साइट आएगा, आई आएगा या बिलीव आएगा, क्या आएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बिलीव तो हो नहीं सकता है, ठीक है, मतलब जो विजन होता है इसके लिए बिलीव नहीं यूज कर सकते हैं, आई भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जो देखने की एबिलिटी होता है, ठीक है, जो देखने की एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सी होती है, उसको हम बोलते हैं विजन। क्या बोलते हैं, विजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ यू लिटर यू डैश टू प्ले अ फाइन। बोल रहा है कि यदि आप कूड़ा कचरा फैलाते हैं, अगर आप कूड़ा फैलाते हैं तो आपको फाइन जो है उसको पे करना पड़ेगा, आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यू लिटर यू डैश टू प्ले, यहाँ पे क्या है, एक कंडीशनल है, ये क्या है, कंडीशनल है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला हमको बोलते हैं उसको ओपन कंडीशनल, दूसरा को बोलते हैं सेमी क्लोज कंडीशनल, तीसरा को बोलते हैं क्लोज कंडीशनल, ठीक है, क्लोज कंडीशनल। अब देखिए कंडीशनल में क्या होती है कि दो क्लाउज होती हैं, कंडीशनल में दो क्लाउज होती हैं, एक होता है मेन क्लाउज
और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या होता है? एक होता है मेन क्लाउज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसके साथ में जो कंडीशनल लगा होता है, कंडीशनल जो कंजंक्शन है वो रहता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हो गया मेन क्लाउज। इसमें दो क्लाउज होती हैं। अब इसको हम क्या मतलब कैसे माने कि ओपन कंडीशनल है कि सेमी कंडीशनल है कि क्लोज कंडीशनल है? तो जो ओपन कंडीशनल होता है, ठीक है, वो हम उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो एक्शन होता है वो फ्यूचर में फुलफिल हो सकता है, मतलब वो फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो कभी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशनल। जैसे यहाँ पे देखा क्या लिखा गया, इफ़ यू लिटर, अगर आप कूड़ा कचरा फैलाते हैं तो आपको फाइन भुगतना पड़ेगा, आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये जो है फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शंस है और ये फ्यूचर में फुलफिल हो सकता है। अगर ये फ्यूचर में फुलफिल हो सकता है तो ये हो गया ओपन कंडीशनल। क्या हो गया? ओपन कंडीशनल। और ओपन कंडीशनल में क्या होता है, ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ठीक है, उसमें तो हम प्रेजेंट जो इंडिफिनिट की वर्ब होती है उसको लिखते हैं। मतलब V1 लिखेंगे या वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसको लिखेंगे। और जो मेन क्लाउज होती है, जो मेन क्लाउज होता है उसमें हम विल या शैल मॉडल के साथ, विल या शैल मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या लिखा गया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। अब बच गया मेन क्लाउज, तो मेन क्लाउज में हमें विल के साथ या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हैव जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ भी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैड जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दोनों ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया वुड, नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। बोल रहा है कि वह महाराष्ट्र से कुल मतलब कर्नाटका तक क्या किया, ड्रोव किया बिना किसी ड्रॉप का, ठीक है, बिना किसी स्टॉप का। यहाँ पे ऑप्शन में है इज, टू, इनटू और टुवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक दो प्रीपोजिशंस होती है, एक प्रीपोजिशन का नाम है फ्रॉम और एक प्रीपोजिशन है टू। इसका प्रयोग हम करते हैं ओरिजिन्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ओरिजिन का एक्सप्रेस करने के लिए या फिर सोर्स का, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन को एक्सप्रेस करने के लिए, और टू का डेस्टिनेशन के लिए। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं डेस्टिनेशन के लिए। अब यहाँ पे फ्रॉम है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है महाराष्ट्र, तो ये क्या हो गया, ही का क्या हो गया, ये ही का डेस्टिनेशन नहीं, ये क्या हो गया, ही का ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन क्या, ही का ओरिजिन हो गया। और यहाँ जो कर्नाटका है, ठीक है, ये ही का डेस्टिनेशन हो गया, ये क्या हो गया, ही का डेस्टिनेशन। अगर ये है का डेस्टिनेशन है तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनी अ मैन डैश इम्प्रिज्ड विदाउट ट्रायल इन फैसिस्ट कंट्रीज। इसमें क्या आएगा, आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा या हैव बीन आएगा, क्या आएगा इसमें, इसका आंसर क्या होगा। तो मैनी अ, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, मैनी अ। मैनी अ के बाद जो नाउन आता है, मैनी अ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन सिंगुलर होता है, वो नाउन क्या होता है, सिंगुलर आता है। और इसके बाद जो वर्ब लिखेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे आर नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज।
अगला क्वेश्चन है आई नो टू डैश यू आर एलुडिंग। बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम किसको सूचित कर रहे हो, किसको इंडिकेट कर रहे हो। ऑप्शन है हु, वेयर, विच, हुम। इसमें क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो ब्लैंक्स है इसके पहले एक वर्ड है टू, जो कि क्या होती है, तो ये जो होता है प्रीपोजिशन होता है। ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लिखा गया हु, इसको हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरीके से यूज करते हैं। सी में है यहाँ पे बी होगा ये वाला और ये होगा सी। यहाँ पे बी में जो है ये है वेयर। वेयर जो होता है एडवर्ब, वो प्लेस को इंडिकेट करता है, मतलब ये एडवर्ब होता है। ठीक है, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट काम करेगा, ये भी नहीं आएगा। अब बच गया मेरे पास विच। तो विच जो होता है ये इसको एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं और इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज हम पर्सन्स के लिए नहीं, थिंग्स के लिए करते हैं। इसका यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम थिंग्स की बात कर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हुम। हुम जो होता है इसको यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वर डैश आई वुडंट एक्सेप्ट सच अ ट्रीटमेंट। इसमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, इसमें क्या भरे हैं, हिम भरे, देम भरे, ही भरे या वन भरे। तो वन तो आएगा नहीं, पहला नंबर हट गया, वन नहीं आ सकता यहाँ पे। अब मेरे पास बच गया तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में हम इसको क्या फिल करें, इसमें हिम फिल करें, देम फिल करें या ही फिल करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे वर जो है, ये जो वर लिखा है ये है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी जो सब्जेक्ट होता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिफर करता है, रिफर्स टू, कॉम्प्लीमेंट इज रिफर्स टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को रिफर्स करता है। अगर ये सब्जेक्ट को रिफर करेगा तो इसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस का क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, नोमिनेटिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आएगा। देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आएगा। आंसर होगा इसका सी, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, नोमिनेटिव केस, इसका यूज हो जाएगा ही। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म्स डैश। यहाँ पे देखिए क्या कंडीशनल है। एक कंडीशनल क्या होती है, तो देखिए कंडीशनल में दो क्लाउजेज होती हैं, अभी बताएं। तो एक क्लाउज होती है क्या, एक क्लाउज होती है मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये भी देखिए ये जो कंडीशनल है ओपन कंडीशनल है, क्यों, क्योंकि ये जो है फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शन है और ये एक्शन फ्यूचर में फुलफिल हो सकता है, तो ओपन कंडीशनल है। और ओपन कंडीशनल में क्या करते हैं, तो ओपन कंडीशनल में जो मेन क्लाउज होती है, ठीक है, उसमें हम क्या लिखते हैं, जो मेन क्लाउज होता है उसमें हम मेन क्लाउज में हम शैल या विल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है, जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब मतलब V1 या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
V1 या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और मेन क्लाउज में शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की किसका, फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द थंडर स्टॉर्म सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, वुड नहीं होगा, वुड स्टॉप नहीं होगा, विल स्टॉप नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एज एंड एक्सपीरियंस। बोल रहा है कि एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। इसमें क्या भरें, जो एज है एंड एक्सपीरियंस है वो मानव में क्या करता है, विजडम को लाता है, मतलब बढ़ाता है, बुद्धि जो मता है उसको डेवलप करता है। यहाँ पे ब्रिंग है, हैव ब्राउट है, आर ब्रिंगिंग है, ब्रिंग्स है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो नहीं आ सकता है, ऑप्शन सी नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, ठीक, ये फैक्ट है, ट्रूथ है, मतलब ये फैक्ट है। ये फैक्ट इसलिए है कि जब कोई पर्सन का एज जब बढ़ता है तो उसको ऑटोमेटिक एज बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ते चला जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ते चला जाता है। तो एक फैक्ट है। अगर ये फैक्ट है तो इसे हम परफेक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन बी और सी खत्म हो गया। बच गया मेरे पास ब्रिंग और ब्रिंग्स। अगर इसको हम क्या माने, अगर इसको हम सिमिलर मानेंगे तो ब्रिंग्स आएगा, प्लूरल मानेंगे तो ब्रिंग आएगा। तो होता क्या है, देखिए जो यहाँ पे एज एंड एक्सपीरियंस है ये अलग अलग नहीं, ये साथ है, दोनों साथ साथ फुलफिल होता है। जैसे जैसे क्या होगा, आदमी का एज बढ़ेगा तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब है, मतलब ये जो है सिंगुलर कंपाउंड सब्जेक्ट है। क्या इसको बोलेंगे, सिंगुलर कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंगुलर कंपाउंड सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो ब्रिंग तो आएगा नहीं, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो आंसर होगा इसका ब्रिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी डैश। चार ऑप्शन है यहाँ पे, अराइव डाइड, अराइव डेड, अराइविंग डाइंग, हैड अराइव डेड। इसमें क्या यूज करें हम, इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द डॉक्टर, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे कोई एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो अराइविंग लिखा हुआ है नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होता है उसका प्रयोग हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तभी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अराइविंग नहीं आ सकता है। ये तो हट गया, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब बच गया मेरे पास 3 ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक बाज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बाज। तो बाज के बाद क्या क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। तो बाज के बाद हम क्या लिख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। वाज के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर वाज के बाद हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। वाज के बाद हम नाउन भी लिख सकते हैं। अब हम वाज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो। यदि हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो कि मतलब डूअर सब्जेक्ट ना डूअर कोई आर हो, तब हम प्रयोग करेंगे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वाज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे, फोर्थ फॉर्म है उसका। तब जब हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना होता है, जब सब्जेक्ट डूअर होता है, तब हम वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वाज के साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी के स्टेट को बताना है, किसी व्यक्ति का स्टेट दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो वर्ब लिखा हुआ डाइड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम अराइव, यहाँ पे अराइव लिख देते हैं, यहाँ पे डाइड लिखते हैं, तो इसके पहले ये जो डाइड, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है। अगर इसके पहले वाज लिखा हुआ है, इसके पहले अगर वाज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या करेगा, पैसिव मीनिंग आएगा, क्योंकि वाज के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा। लेकिन होगा क्या कि जो डाइड वर्ब है, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, पैसिव बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बच गया मेरे पास क्या, दो ऑप्शन, अराइव डेड या फिर हैड अराइव डेड। अब देखिए यहाँ पे जब हम पास्ट की दो एक्शंस की बात करते हैं तो उनमें से दो एक्शन होती है, एक एक्शन पहले होती है और एक एक्शन बाद में होती है। तो जो एक्शन पहले होगा उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको रखते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी लिख दिया गया। अगर यहाँ पे हम इसको भर देते हैं हैड, यहाँ अगर यहाँ पे लगा देते हैं हैड अराइव डेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वेन द डॉक्टर हैड, इसका मतलब हो जाएगा कि डॉक्टर पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद रोगी, उसका बाद पेशेंट का क्या था, वो डेड हुआ। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले, इसका मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो था रोगी मरा हुआ था, रोगी मरा हुआ था। तो ये तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो बच गया मेरे पास कौन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर द इन्वेस्टर हु हैज डैश मनी यूनिट्स आर गुड ऑप्शंस, इसमें क्या आएगा, अ लिटिल आएगा, सो फ्यू आएगा, वेरी फ्यू आएगा या वेरी लिटिल आएगा। इसमें क्या यूज करें हम, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मनी, क्या लिखा हुआ है, मनी। मनी क्या होता है, तो मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम, ठीक है, लिटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्यू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, फ्यू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो फ्यू का प्रयोग करते हैं किसके, काउंटेबल नाउन का। जैसे लिखते हैं ना, फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल, ठीक है। तो फ्यू वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा, बी में फ्यूअर नहीं आएगा, सी में फ्यू है नहीं आ जाएगा, बच गया वेरी लिटिल और ए लिटिल। अब देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर जो होता है आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग करते नहीं है। तो ऑप्शन ए भी खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेरी लिटिल। राइट आंसर दी, राइट आंसर दी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द टाइमली मेडिकल अटेंशन द पेशेंट वुड हैव डाइड इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, व्हाट फॉर, इवन आफ्टर। इसमें क्या आएगा, इन स्पाइट लिखें, बिकॉज ऑफ लिखें, व्हाट फॉर लिखें या फिर इवन आफ्टर लिखें। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कंट्रास्ट एक्शंस को रिप्रेजेंट करना। जैसे बोलेंगे, जैसे बोलते हैं कि आई वेंट आउट या आई वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ द रेन, मतलब वर्षा के बावजूद भी हम स्कूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब कोई कंट्रास्ट एक्शंस नहीं है, ये नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी रीजन को एक्सप्रेस करना हो। यहाँ पे कोई रीजन्स भी नहीं है, पढ़े पता चलेगा रीजन्स नहीं। आंसर होगा इसका बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीज़ हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ, ये होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है
कि यदि टाइमली जो पेशेंट था, ठीक है, उसको टाइमली अगर मेडिकल जो था, मेडिकल उसको जो ज़रूरत था, अगर उसको नहीं दिया जाता तो वो मर जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्हाट फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। बोल रहा है कि मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है कि हम टेररिस्ट को ज्वाइन करें। मतलब मर जाना अच्छा है उससे कि टेररिस्ट को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? वुड आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा या कैन आएगा। तो रैदर के साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं। रैडर, वुड, रैडर क्या चल गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेट बिक द डॉलर ड्रॉप्ड इट्स लोवेस्ट लेवल। इसमें क्या आएगा? जो मतलब वो जो बिक थी, जो पिछले बिक था, डॉलर जो उसका रेट था, ठीक है, वो घटकर कहाँ आ गया था? घटकर मान लिए यहाँ था उसका, घटकर आ गया था लोवेस्ट पे। यहाँ पे ये बताया जा रहा कि पिछले वीक जो डॉलर का जो रेट था वो घटकर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से कहाँ पे? लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे ऑप्शन है टू एट टुवर्ड्स बाय। तो देखिए अगर मान लिया जाए कुछ दिन पहले जो डॉलर्स का जो रेट था यहाँ पे था, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे था। कुछ समय बाद यहाँ पे क्या आएगा? लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया। तो जैसे हम लोवेस्ट पॉइंट से मतलब कोई जाते हैं तो ये ओरिजिन होता है और हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? डेस्टिनेशन होता है। उसी तरीके से अपोजिट, अगर कोई चीज़ हाईएस्ट पॉइंट से अगर लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया तो इसको मान लेते हैं हम ओरिजिन। इसको क्या मानते हैं? ओरिजिन। इसको क्या मानते हैं? डेस्टिनेशन। मतलब हाईएस्ट से कहाँ आ गया? नीचे, मतलब डेस्टिनेशन हो गया इसका। ठीक है, तो डेस्टिनेशन का प्रीपोजिशन अभी बताएं क्या होता है। तो डेस्टिनेशन का प्रीपोजिशन होती है टू। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव जस्ट डैश डैट पुनीत इज इन ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या आएगा? एम हियरिंग आएगा, हियरिंग आएगा, हैव हियर्ड आएगा या फिर हियर्ड आएगा। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। क्या इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव क्या? हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं? तो बोलेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इसके बाद फिर एक क्या लिख दिया गया? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिख दिया गया हियरिंग। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग, यहाँ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। हियरिंग नहीं आएगा क्योंकि हियरिंग जो है क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम बिना एक्सुलरी वर्ब के नहीं कर सकते। नहीं आएगा। फिर से यहाँ पे हैव कर लिया यूज, नहीं आएगा। आंसर होगा आंसर डी। हियर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हमें चाहिए भी क्या? रिक्वायरमेंट किसका है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज डैश पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ डैश मैनर दैट ही हेटेड देम। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑलवेज मिल्ड होगा, मच सेवर होगा, ऑफ्टेन सर्व होगा, नेवर काइंड होगा। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा ऑफ्टेन। उसका जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उसे ऑफ्टेन क्या किया करते थे? पनिश किया करते थे। उसके कारण वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगा। देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए मिल्ड आ नहीं सकता है क्योंकि पनिश की बात किया जा रहा है। ठीक है, काइंड आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पनिश की बात किया जा रहा है, तो पनिश किया जा रहा है तो काइंड नहीं हो सकता है, मिल्ड नहीं आ सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ गुड डैश फॉर द स्कूल। स्कूल्स के लिए गुड है डैश, क्या आएगा आंसर? साइट आएगा या CIT वाला साइट आएगा या स्पोर्ट आएगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होगा? क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे ही होगा बी और ए ऑप्शन होगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए वर्ब होता है। बच गया मेरे पास कितना? 3 ऑप्शन। साइट का मतलब क्या होता है? तो साइट का मतलब होता है समथिंग यू मतलब होता है जैसे होता है कि मतलब जिसे आप देखते हैं, ठीक है, समथिंग यू। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं समथिंग यू सी, जिसे आप देखते हैं मतलब दृश्य। इसको क्या बोल सकते हैं? दृश्य। साइड का मतलब क्या होता है? एक एरिया होता है जिसका ग्राउंड का एरिया होता है, ठीक है, मतलब एरिया। तो इसका स्पॉट भी होता है एक एरिया। स्पॉट भी क्या होता है? एक एरिया होता है जिसका यूज हम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब सेटिंग करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, प्लीजेंट के लिए, ठीक है, मतलब आराम करने के लिए बैठते हैं, उसको बोलते हैं, एक राउंड एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई टोल्ड हिम डैश डैड द असाइनमेंट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मोर पीपल। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ टोल्ड है, टोल्ड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, यहाँ पे हिम इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे किसका ज़रूरत है? एडवर्ब की। तो रिपीटेड एडवर्ब होता नहीं है, रिपीटेटिव एडवर्ब होता नहीं है, रिपीटिंग एडवर्ब होता नहीं है, एडवर्ब होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। सॉरी, इसमें क्या लिखें हम? हंग लिखें, हैंग्ड लिखें या हैंग या फिर हैंगिंग लिखें? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए एक वर्ब होता है हैंग, HANG हैंग, हंग और हंग। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को फांसी पे लटका देना या फांसी देना, ठीक है, फांसी देना। एक वर्ब होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज को टांगना या लटकाना, किसी चीज को कहीं पे टांगना या लटकाना। अब यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है पिक्चर का, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट पिक्चर है, तो पिक्चर को हम तो फांसी दे नहीं सकते हैं, फांसी दे नहीं सकते हैं, तो ये ची वाला जो है हैंग, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए हैंगिंग आ नहीं सकता क्योंकि हैंगिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं करते, तो ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, बच गया ऑप्शन बी और सी। तो हैंग लिखें या हैंग्ड लिखें या हैंग लिखें? अब देखिए अगर हैंग हम लिखते हैं तो दोनों में हैंग है, यहाँ भी हैंग है, यहाँ भी हैंग है। अगर इसको लिख देते हैं इसका मतलब हो जाएगा फांसी देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पिक्चर है तो इसको मान लेंगे हम कि हैंग। अगर यहाँ पे इसको हम मान ये लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि वी हैंग द पिक्चर ऑन द बाल। हम लोग क्या करते हैं? बाल पे पिक्चर लगाते हैं, मतलब हम अपना क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम अपना, मतलब ये बताते हैं यहाँ पे कि मेरा ये परमानेंट एक्शन है, रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? अगर इसको हम मार देते हैं हैंग तो दूसरा हो जाएगा कि फांसी पे चढ़ा हुआ है। तो ये मतलब ये इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है, ठीक है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आंसर होगा हैंग्ड। अगर हैंग लिख देंगे तो मीनिंग हो जाएगा क्लियर, वी हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। हम लोगों ने
बाल पे पिक्चर लगाया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइस डैश ड्यूरिंग द वियर, क्या आएगा? रेज आएगा, रीजन आएगा, राइज आएगा या रेजिंग आएगा? तो देखिए दो वर्ब यहाँ पे होता है, एक वर्ब होती है राइज और एक वर्ब होता है रेज। ठीक है, राइज जो वर्ब होती है ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिससे सूरज का उगना क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। रेज होता है ट्रांजिटिव वर्ब, रेज क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब क्या आएगा? इसका बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर हम रेज लिखते हैं तो इसके बाद यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो रेज नहीं आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो इसमें क्या करेंगे बताओ? इसमें क्या लिखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो रेज नहीं आएगा, राइजिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसे विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं कर सकते। बच गया राइजन, राइज और राइजन। इसको हम क्या लिखें? इसमें हम क्या लिखें? तो देखिए ये जो राइजन होता है, ठीक है, ये जो राइजन है, ठीक है, ये राइजन क्या है? सेकेंड, ये जो सेकेंड फॉर्म की, ये थर्ड फॉर्म की वर्ब है। ये क्या है? थर्ड फॉर्म की वर्ब है। राइजन थर्ड फॉर्म की वर्ब है, जो कि राइज का थर्ड फॉर्म होता है, राइज का थर्ड फॉर्म होता है। अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम विदाउट, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं? हैड या हैव के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव या हैड लिखा हुआ ही नहीं है। राइजन जो है ये राइज का थर्ड फॉर्म की वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हैव या हैड नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए राइजन नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहीं पे इसको, ये क्वेश्चन को करेंगे और सेशन को लास्ट करेंगे। क्वेश्चन है आई शैल गो एंड द डाउन। अब देखिए यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, सेल क्या? एक्सुलरी वर्ब है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। इसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एंड क्या? कनेक्टर है, ठीक है। अगर एंड यहाँ पे कनेक्टर है, इसके पहले सेल है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा इस एक्सुलरी वर्ब की यूज होगा, मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। बच गया मेरे पास ले और लाई और ले। अब यहाँ देखिए डाउन, यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दो वर्ब होती है, तीन वर्ब होती है, एक होती है ले, ठीक है, और एक होती है लाई, और दूसरा भी होता है लाई। तो ले जो होती है, ले का मतलब होता है, ले होती है, यहाँ पे क्या लिखा गया? ले। तो जो ले होती है ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जो ले होती है ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे रखना, किसी चीज को कहीं पे रखना, चीज को कहीं पे रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं तो हम ले का यूज करेंगे, ठीक है। लाई का मतलब होता है सोना, लेटना, सोना नहीं मतलब लेटना या गिरना। लाई का मतलब होता है लेटना या गिरना, जैसे कोई लेटता है। लाई का मतलब होता है टेल लाई, मतलब झूठ बोलना, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। हमें क्या चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रीपोजिशन, सॉरी यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ले होता है, तो आंसर ले नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाई। लेकिन ये लाई नहीं होगा, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ए लाई, इसका मतलब लेटना। ही आई शैल गो एंड लेट डाउन, आई मैं वहाँ पे गया और लेट गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।